अपनी टर्मिनल बीमारी से जूझ रही गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए मैं दिन में डिलीवरी बॉय का काम करता और रात में स्ट्रीट फूड का स्टॉल लगाता ताकि जल्द से जल्द उसके ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे हो सकें। लेकिन जब एक दिन मेरे घर के बाहर दर्जन भर रोल्स रॉयस आकर रुकी, तब मुझे पता चला कि वो बीजिंग के एक बड़े अमीर खानदान की नाजायज बेटी है। वो अपने साथ वो सब कुछ ले गई जो ले जा सकती थी, यहां तक कि हमारे रूममेट को भी, पर मुझे वहीं छोड़ दिया। एक रिपोर्टर ने शिया झीनियान से पूछा, मैडम, आपके सामने खड़े ये साहब आपके क्या लगते हैं? उसने बेहद ठंडे लहजे में जवाब दिया, बस इन दिनों मेरी देखभाल करने वाला एक केयरटेकर है। बाद में वो हांगकांग की मशहूर और रईस लड़की बन गई और मैंने उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से शादी कर ली। हमारी शादी की पहली रात को ही शिया झीनियान ने मुझे किडनैप करवा लिया। उसने मेरा कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछा, तुमने उस बदसूरत लड़की से शादी क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि उसने मुझे कभी केयरटेकर नहीं समझा। शिया झीनियान ने हंसते हुए ताना मारा, एक मर्द होकर बस इतनी सी सोच है तुम्हारी? मैंने सिर हिलाया, हाँ, मेरी इतनी ही सोच है। जिस दिन शिया परिवार उसे लेने आया था, उस दिन मेरी गली में 12 रोल्स रॉयस गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। मीडिया वाले कैमरों के साथ पूरी बिल्डिंग को घेरे हुए थे। मेरा बारबेक्यू स्टॉल वहां से अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ा। पड़ोस के चेन वेई ने मुझे देखकर कंधे पर हाथ रखा और कहा, झिंग चेन, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। झीनियान तो शिया फैमिली की प्रिंसेस निकली, उसे लेने आए हैं। अब तुम भी उसके साथ ऐश करना। तभी शिया झीनियान लोगों के बीच से नीचे आई। उसने लेटेस्ट डिजाइनर ड्रेस पहनी थी और वो बिल्कुल किसी ड्रामा की अमीर लड़की जैसी लग रही थी। उसके साथ हमारा रूममेट जी बोदा भी था। झीनियान ने मेरी तरफ एक अजीब से घमंड के साथ देखा। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस शिया, आपके और इस लड़के के बीच क्या रिश्ता है? उसने नजरें घुमाते हुए लापरवाही से कहा, यह बस एक केयरटेकर है जो मेरी देखभाल कर रहा था। ये सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए, क्योंकि वे रोज मुझे उसके लिए भागदौड़ करते देखते थे। अचानक सबकी नजरों में मेरे लिए तरस और मजाक के भाव आ गए। मैंने खुद को देखा, वही सस्ती टी शर्ट और थका हुआ चेहरा। मैं सच में किसी केयरटेकर जैसा ही लग रहा था। मैंने 5 साल उसकी सेवा की थी। अगर वो मुझे सिर्फ पड़ोसी भी कह देती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। कार में बैठने से पहले उसने मुझसे कहा, तुमने इतने समय तक मेरी मदद की, अगर तुम्हारी कोई विश हो तो बताओ, मैं पूरी कर सकती हूं। चेन वेई ने मुझे इशारा किया कि मौका मत छोड़ो, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और दवाइयों का थैला दिखाते हुए बोला, जब तुम्हें कोई बीमारी थी ही नहीं तो मेरे दवाइयों और रहने खाने के पैसे वापस कर दो। टोटल 59,80,000 होते हैं। आसपास के लोग मेरी इस छोटी मांग पर हंसने लगे कि मैं करोड़ों के बदले सिर्फ इतने से पैसे मांग रहा हूं। झीनियान ने थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन तुरंत अपने असिस्टेंट से कहकर मुझे 60 लाख का चेक दिलवा दिया। जी बोदा ने उसका हाथ पकड़कर मुझसे कहा, झीनियान ने तुम्हें मांगे बिना ही ज्यादा पैसे दे दिए, पर अब हमारी दुनिया अलग है। उम्मीद है तुम मीडिया में उसके बारे में कुछ फालतू नहीं बोलोगे। झीनियान भी यही चाहती थी कि किसी को हमारे रिश्ते का पता न चले। मुझे समझ आ गया कि उसे मुझसे शर्म आ रही थी। खैर, ऐसी धोखेबाज लड़की के बारे में बताने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबके जाने के बाद चेन वेई ने मुझसे कहा कि मैं पागल हूं जो इतने कम पैसों में मान गया, पर मेरे लिए उसका दिया हुआ हिसाब खत्म हो चुका था। प्यार मेरा था और गलती भी मेरी ही थी। घर आया तो पूरा कमरा खाली और बिखरा हुआ था। वो अपना सारा सामान ले चुकी थी। रात भर काम करने के बाद मैं बुरी तरह थककर सोफे पर गिर गया। तभी मेरे पाले हुए आवारा बिल्ली के बच्चे ने आकर आवाज की। मैंने उसे खाना खिलाया और घर साफ किया। अब मेरे पास इतने पैसे थे जो मेरे अकेले के लिए काफी थे, पर अब मैं खुद का एक असली घर खरीदना चाहता था। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर वाली खाऊ गली में मेरे ही स्नैक स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी और ये कॉलेज के लड़के लड़कियां मेरी दुकान के पक्के कस्टमर बन चुके थे। उसी दिन मेरी दुकान के आगे अचानक एक बहुत ही फैशनेबल लड़की आकर रुकी। भैया, 5 मटन कबाब और 10 पीस मटन किडनी लगा दो। रोजाना कॉलेज के यंग लड़कों को सर्व करने की आदत थी, पर ऐसी अमीर खानदान की लड़की को पहली बार दुकान पर देख रहा था। मैं थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगा। हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच, चेहरा एकदम साफ और मासूम और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लंबे घुंघराले बाल, गहरी आंखें और चेहरे का कट एकदम विदेशी मिक्स्ड लुक दे रहा था। थोड़ी दूर गली के मोड़ पर एक चमचमाती ग्रे पॉश कार स्टार्ट खड़ी थी, जिसके अंदर ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि मेरे दिमाग में तुरंत एक घिसी पिटी कहानी बन गई कि कोई अमीर लड़की अपने कॉलेज जाने वाले बॉयफ्रेंड के लिए कबाब पैक करवा रही है। मैं मुस्कुराया और पूछा, मैम, पैक करना है या यहीं खाएंगी? मुझे पूरा यकीन था कि पैकिंग ही होगी, इसलिए मैंने बॉक्स भी निकाल लिया था, पर उसने कहा, यहीं खाऊंगी। मेरे हैरान चेहरे को इग्नोर करते हुए वो आराम से एक स्टूल पर बैठ गई। उसने करीब 300 रुपए का ऑर्डर दिया था और मैं ग्रिल पर पसीना बहाते हुए उसे गर्मा गर्म कबाब सर्व करने लगा। जब तक मैंने सारा ऑर्डर तैयार किया, वो सारा खाना फटाफट खत्म कर चुकी थी। कबाब काफी अच्छे थे। वैसे नॉर्मल खाना कैसा बना लेते हो? मैं हैरान रह गया और खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ।
दुकान खोलने से पहले बकायदा शेफ का कोर्स किया था। ये सुनते ही उसने अपने एलवी बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम मेरे घर पर मेरे पर्सनल शेफ बनोगे? मैंने कार्ड पर देखा एचडी ग्रुप की सीईओ लियू रुयान। मेरा रिएक्शन थोड़ा अजीब हो गया। मैम, आपका मतलब मुझे स्पॉन्सर करने का है? सैलरी 10 लाख? फिर मैंने बात संभालते हुए कहा, बेशक, मुझे पता है आप वैसी नहीं है। ठीक है, डन। मैं कल से ही काम पर आ रहा हूं। पैसे की बात नहीं थी, पर ऑफर इतना बड़ा था कि मना करना मुश्किल था। बीजिंग जैसी महंगी जगह पर घर खरीदने का सपना इस कबाब की दुकान से तो शायद पूरी जिंदगी में भी पूरा नहीं होता। अगले दिन मैं कार्ड पर दिए एड्रेस के मुताबिक उसकी कोठी पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। खुद लियू रुयान ने दरवाजा खोला। वो ग्रे कलर के ट्रैक सूट में थी और शायद बाहर से रनिंग करके लौटी थी। उसने मेन गेट का लॉक खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। वो हल्के कदमों से आगे चलने लगी और मैं थोड़ा संभल कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कोठी काफी बड़ी थी। गेट से लिविंग रूम तक पहुंचने में ही 7-8 मिनट लग गए। मैं रास्ते भर चौकन्ना होकर आसपास देख रहा था कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तभी अचानक मेरा ध्यान भटका और मैं सीधे उसकी पीठ से जा टकराया। एक अजीब सी खुशबू मेरे सेंसेस में भर गई। सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने घबराकर उसके कंधे पकड़ते हुए माफी मांगी। लियू रुयान ने चिढ़कर मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ठग हूं? मैंने सीधे बोल दिया, क्या आप नहीं हैं? वो इस बात पर हंस पड़ी और ऐसा लगा जैसे मुझे थप्पड़ मार देगी, पर उसने खुद को रोका और बोली, मुझे बार बार मैम मत कहो, ध्यान से देखो मैं कौन हूं। मैंने उसके चेहरे को पास से देखा और सिर हिला दिया। नहीं पहचानता। मैं एक मामूली कबाब बेचने वाला हूं। आप जैसी अमीर लड़की को कैसे जानूंगा? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इतनी बड़ी नौकरी का ऑफर ऐसे ही नहीं मिला। ये अमीर लड़की किसी और के धोखे में मुझे ले आई है। लियू रुयान ने गुस्से में दांत भींचे और अजीब सी हंसी के साथ बोली, तोंग जिंगचेन, अब भी कहोगे कि नहीं पहचानते? जब उसे गुस्सा आया तो मानो पूरे कमरे का टेम्परेचर गिर गया। मैं थोड़ा सहम गया और उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक पुराना चेहरा आया जिसके पूरे हिस्से पर जलने के गहरे निशान थे। अगर उस चेहरे से वो सारे निशान हटा दिए जाएं तो वो बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। सच का एहसास होते ही मेरे होश उड़ गए और मैं तुरंत वहां से भागने के लिए मुड़ा, पर अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा और मुझे दीवार से सटा दिया। लियू रुयान ने मुझे अपनी बाहों और दीवार के बीच लॉक कर दिया और ऊपर देखते हुए बोली, तोंग जिंगचेन, अब भागकर दिखाओ। हम इतने पास थे कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें सीधे मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैं चुपचाप खड़ा रहा ताकि उसे ये न लगे कि मैं कोई फायदा उठा रहा हूं। दरअसल मेरी पुरानी लाइफ में एक और लड़की थी। जब मैं 17 साल का था तब हमारी क्लास में जियांग वान नाम की एक नई लड़की आई थी जिसके चेहरे पर आग से जलने का बड़ा सा दाग था। क्लास के बाकी बच्चे उससे डरते थे, उसे अकेला छोड़ देते थे और कैंटीन में भी कोई उसके साथ नहीं बैठता था। पीठ पीछे सब उसे बदसूरत कहते थे। उसके साथ बैठने वाले लड़के ने तो सीट बदलने की जिद कर दी थी क्योंकि उसे देखकर उसे बुरे सपने आते थे। जब टीचर ने थककर पूछा कि कोई इसके साथ बैठेगा तब वो बेचारी नर्वस होकर डेस्क का कोना पकड़कर बैठ गई। पूरी क्लास शांत थी और कोई तैयार नहीं था। तभी मैंने धीरे से अपना हाथ उठा दिया। पूरी क्लास मुझ पर हंसने लगी कि तोंग जिंगचेन ही इसके साथ बैठेगा। चलो साथ बैठते हैं। एक कबाड़ी और एक बदसूरत लड़की की जोड़ी काफी सही रहेगी। उस वक्त मुझे पालने वाली मेरी दादी जिंदा थीं। वो कबाड़ चुनकर मेरा पेट पालती थीं और उनका हाथ बटाने के लिए मैं भी स्कूल के बाद डस्टबिन खंगालकर बोतलें इकट्ठी करता था। क्लास के बच्चे मुझसे दूर भागते थे और कहते थे कि मुझमें से बदबू आती है। इस वजह से हाई स्कूल से ही मैं अकेला एक डेस्क पर बैठता था। जब मैंने हिम्मत करके क्लास की नई लड़की जीवान से पूछा कि क्या वो मेरी बेंच पार्टनर बनेगी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई। जीवान पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा टॉप करती थी। वो मुझे पढ़ाती थी और मैं बदले में उसे दादी के हाथ के बने स्नैक्स खिलाता था। जब बाहर के गुंडे उसे परेशान करते तो मैं उनके सामने बैट लेकर अड़ जाता। मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते तो वो अपनी पॉकेट मनी आधी मेरे साथ बांटती थी। 12th क्लास में उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों ने साथ में देश के टॉप कॉलेज जाने का सपना देखा। लेकिन कॉलेज के एडमिशन की आखिरी रात को एक 5 स्टार होटल में काम करते हुए मैंने जीवान को उसके परिवार और एक अमीर लड़के के साथ देखा। उनके पेरेंट्स बात कर रहे थे कि इलाज के लिए जीवान को विदेश भेजा जाएगा और लौटकर दोनों की सगाई कर दी जाएगी। अपने इस कबाड़ी वाले बैकग्राउंड और गरीबी की वजह से मैं हीन भावना से भर गया। मैंने चुपके से अपना कॉलेज बदल दिया और उसे मैसेज भेज दिया कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। उसके बाद मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सालों बाद जब शिया झिनियान के अमीर खानदान की खबर मीडिया में आई और टीवी पर मेरी तस्वीर दिखी तब जाकर जीवान को मेरा पता चला। आज वो मेरे सामने खड़ी गुस्से में चिल्ला रही थी, तुमने जिस दूसरी लड़की का बहाना बनाया था
क्या वो शिया झीनियान थी? मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मेरी बात सुनकर वो भड़क गई। क्या मैं कोई फालतू चीज हूं जिसे तुम जब चाहो छोड़ दो? तभी विला का दरवाजा खुला और वहां से सफेद सूट पहने एक बेहद हैंडसम लड़का बाहर आया। ये वही लड़का था जिसे मैंने सालों पहले होटल में जीवान के साथ देखा था। मुझे लगा कि ये उसका मंगेतर है और अब भी उसे लेकर मुझसे लड़ने आया है। लेकिन उस लड़के ने बाहर आते ही एक्साइटमेंट में कहा, दीदी, आखिरकार आपने तोंगू झिंगचेन को ढूंढ ही लिया। जीवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये शिया फैमिली का छोटा बेटा शिया जीशुआन है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे पता है आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना? मैं हैरान रह गया कि जीवान ने सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान रखा था। असल में शिया झीनियान जब मेरे साथ थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। उसे लगा कि उसकी सौतेली माँ उसे मारना चाहती है, इसलिए उसने खुद को सेफ रखने के लिए बीमार होने का नाटक किया था। मुझे इस सच का पता नहीं था, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करके उसकी महंगी दवाइयों के पैसे भरता रहा। मुझे लगा कि बॉयफ्रेंड होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, पर वो सिर्फ नाटक कर रही थी। और जब उसके अमीर दादा उसे लेने आए तो उसने मीडिया के सामने मुझे सिर्फ एक नौकर या केयरटेकर बता दिया। ये सब सोचते हुए मैंने उम्मीद भरी नजरों से जीवान की तरफ देखा। मुझे लगने लगा था कि शायद मैंने सालों पहले उसे समझने में कोई बहुत बड़ी गलती की थी। तभी शिया जीशुआन ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, भले ही दीदी तुमसे प्यार करती हो, लेकिन उनके परिवार ने मेरे साथ ही उनका रिश्ता तय किया है। अपनी हैसियत देखो, तुम आज भी बदबूदार बारबेक्यू बेचने वाले ही हो। उसकी बात सुनकर मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने उसे धक्का दे दिया हो। वो जमीन पर गिर गया और मासूम चेहरा बनाकर बोला, भैया आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे लगा कि अब वही घिसा पिटा ड्रामा होगा जहां जी वान उस लड़के की साइड लेकर मुझ पर गुस्सा करेगी। लेकिन जी वान ने जमीन पर पड़े उस लड़के को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूं? उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्या बकवास एक्टिंग कर रहे हो? मैंने पहले ही मना किया था कि मेरे घर मत आना, और अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब नौटंकी बंद करो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर खड़े शिया जीशुआन को वहीं हैरान छोड़ते हुए मुझे घर के अंदर ले गई। लियू परिवार का लिविंग रूम बहुत बड़ा था, जहां सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी ने भी मुझ जैसे अचानक आए मेहमान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जी वान ने खुद मेरे लिए पानी का एक गिलास लाया और मुझे बैठने के लिए कहा, झिंगचेन, मुझे सच सच बताओ, तुमने सालों पहले जो मैसेज भेजा था वो झूठ था ना? तुमने किसी और से प्यार नहीं किया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो मैसेज तो झूठ था, पर उसके बाद मुझे सच में किसी और से प्यार हो गया था। भले ही शुरुआत शिया झीनियान ने की थी, पर मैंने 5 साल उसकी देखभाल की तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो जुड़ ही गई थीं। मैं अपनी लाइफ के फैसलों से मुकरता नहीं, भले ही नतीजा ये निकला कि मैं गलत इंसान के चक्कर में था। बातों बातों में मुझे पता चला कि शिया जीशुआन दरअसल शिया झीनियान का सौतेला भाई है। जी वान की उसके साथ कोई सगाई नहीं हुई थी, वो सब बस दोनों परिवारों के बड़ों की अपनी जिद थी। खैर, अब मैं लियू परिवार के घर पर ही जीवान का पर्सनल शेफ बनकर रहने लगा था। उसने मेरे रहने के लिए अपने कमरे के ठीक बगल वाला कमरा दिया था, लेकिन जब मैं रात को अपने कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। बेड पर ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं था। मैं इस बारे में पूछने के लिए मैनेजर के पास गया तो उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सर, आपके रहने का सारा इंतजाम खुद मैडम ने देखा है, ये मेरे अंडर नहीं आता। आप सीधे मैडम से ही बात कर लीजिए। मुझे मजबूरन जी वान के कमरे का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे में जी वान कहीं नहीं दिखी, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। नहाते वक्त उसने मुझे अंदर बुला लिया था। मैं अभी सोचने ही वाला था कि बाद में आता हूं, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और जी वान गीले बालों में नाइट सूट पहने बेहद खूबसूरत अंदाज में बाहर आई। मैं चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया। उसका फिगर वाकई कमाल का था। सबसे बड़ी बात, वो जानबूझकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और उसकी निगाहें सीधे मुझ पर टिकी थीं। इतने सालों से सिंगल रहने के बाद मेरे लिए ये सब संभालना मुश्किल हो गया और अचानक मेरी नाक से खून बहने लगा। जी वान ये देखकर घबरा गई। उसने तुरंत आकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मुझे बेड के कोने पर बिठा दिया। टिश्यू से मेरी नाक साफ करते हुए उसने हल्के मजाक में कहा, तुम भी ना बिल्कुल बच्चे ही रहे। शिया झीनियान के साथ 5 साल लिव इन में रहे हो, फिर भी ये हाल है। क्या तुमने कभी कुछ देखा नहीं? मैंने बेहद लाचार होकर जवाब दिया। वो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। सच कहूं तो ये अजीब था। रिश्ता उसने शुरू किया था, लेकिन वो हमेशा मुझसे ऐसे दूरी बनाकर रखती थी जैसे मैं कोई चोर हूं। खासकर जब उसने अपनी बीमारी का नाटक शुरू किया, मैं उसके लिए चाहे जो करूं, वो हमेशा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। इसके उलट वो हमारे रूममेट जीबोदा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहती थी। जीबोदा दिखने में काफी हैंडसम था और एक कार शोरूम में सेल्स का काम करता था। एक वक्त था जब झीनियान आधी रात को मुझे मैसेज करके अपने लिए महंगी कोल्ड कॉफी मंगवाती थी।
बाद में मैंने जी बोदा के सोशल मीडिया पर वही सेम कॉफी देखी। तब मुझे समझ आया कि वो मेरे पैसों से उसके लिए चीजें मंगवाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। एक दिन जब मैं स्टॉल बंद करके घर लौटा तो देखा कि झीनियान जी बोदा की बाहों में सिर रखकर गेम खेल रही थी। मैंने जी बोदा को झटके से दूर किया और झीनियान से पूछा, जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूं तो तुम दूर भागती हो, और इसके साथ इतनी नजदीकियां? हम दोनों में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? झीनियान ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा था, तुम जब भी काम से आते हो तुम्हारे बदन से अजीब सी स्मेल आती है। तुम्हारे पास आना मुझे बहुत अजीब लगता है। जी बोदा ने भी बीच में सफाई दी थी। झिंग चेन भाई, गलत मत समझो, हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं तो उसे बस अपनी एक दोस्त मानता हूं। उस सुबह मैंने बहुत देर तक नहाया, यहां तक कि मेरा मन स्टॉल पर जाने का भी नहीं था। लेकिन तभी झीनियान का मैसेज आया, इस महीने की दवा के लिए 7,000 रुपये चाहिए, जल्दी ट्रांसफर करो। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए मैंने पैसे नहीं भेजे। उसने फिर मैसेज किया, मुझे पता था तुम मुझे एक बोझ समझने लगे हो और मेरा इलाज नहीं कराना चाहते। आखिरकार मैंने हार मान ली और खुद को मार काट कर फिर से काम में लगा दिया। लेकिन जब मैं पैसे का इंतजाम करके घर पहुंचा तो देखा कि शिया परिवार की गाड़ियां उसे लेने आ चुकी थीं। असल बात यह थी कि शिया खानदान का इकलौता वारिस कैंसर की वजह से शांत हो चुका था और दूसरा बेटा जीशुआन बिजनेस के मामले में बिल्कुल जीरो था। ऐसे में शिया झीनियान ही उस अमीर खानदान की आखिरी उम्मीद बची थी, इसलिए उसके दादा उसे वापस ले जा रहे थे। मुझे लगा था कि मेरी ये बेबसी सुनकर जीवान मेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन उसने बेहद प्यार और हमदर्दी से मेरी तरफ देखा और मुझे कसकर गले लगा लिया। झिंग चेन, मुझे बताओ कि इन सालों में तुम्हारे साथ और क्या क्या हुआ? इन बीते सालों की कहानी में कुछ खास नहीं था। जीवान को छोड़ने के बाद मैं अपना कॉलेज बदलकर दूर एक दूसरे शहर चला गया था। वहां कॉलेज के दूसरे साल में मेरी मुलाकात शिया झीनियान से हुई थी। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से थी। उसका मंथली खर्च बहुत कम था। जहां उसकी सहेलियां महंगे कपड़ों में घूमती थीं, वहीं वो 2 साल से एक ही सस्ती सी ड्रेस पहन रही थी। मैं उस वक्त पार्ट टाइम काम करके अच्छे पैसे कमा लेता था, जिससे मैं अपनी दादी को भी पैसे भेजता था। मैं अनाथ था, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन थे। इस दुनिया में मेरी दादी ही मेरी सब कुछ थी। लेकिन अचानक एक दिन सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया। ये खबर सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दादी को हर सुख दूंगा, पर सब खत्म हो गया। उस मुश्किल घड़ी में शिया झीनियान ही थी जो कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे साथ मेरे गांव आई थी। उसने दादी के अंतिम संस्कार में मेरा साथ दिया और मुझे संभाला। दादी के इंश्योरेंस के जो 3 लाख रुपए मिले थे वो मेरे अकाउंट में आ गए थे। गांव से लौटने के बाद झीनियान ने मुझे प्रपोज किया। उस वक्त मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था और बिना वजह रोने लगता था, जिसके लिए मुझे डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते थे। डॉक्टर ने जब बताया कि मुझे डिप्रेशन है तो शिया झीनियान रोज मेरे लिए कॉलेज की कैंटीन से खाना लाने लगी। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ अलग अलग इवेंट्स और क्लब एक्टिविटीज में ले जाती, मेरे लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करती। उसकी इन्हीं कोशिशों की वजह से मैं उस अंधेरे से बाहर निकल पाया। इसीलिए जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन ग्रेजुएशन वाले साल उसका एक एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसे एक जानलेवा बीमारी है। मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे लगा वो भी दादी की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस उसे बचाने के लिए मैंने एक साथ कई जगह पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। मेरा बस एक ही सपना था कि हमारा अपना एक छोटा सा घर हो। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं उसे लेकर वापस यानजिंग आ गया। ये जगह दादी की कब्र के पास थी। मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आते थे कि अगर झीनियान नहीं बची तो मैं दादी की कब्र के बगल में एक बड़ा गड्ढा खोदकर हम दोनों को वहीं दफन कर दूंगा और खुद पर मिट्टी डाल लूंगा। हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। खैर, झीनियान ठीक थी और मुझे उसके इलाज के लिए पागलों की तरह कमाना पड़ रहा था। बदलाव तब शुरू हुआ जब जीबोदा हमारे साथ रूम शेयर करने आया। वह मुझसे बिल्कुल अलग था। मैं पूरी रात स्टॉल पर धुएं और तेल के बीच काम करता, जिससे मेरे बदन से हमेशा अजीब सी महक आती थी। जीबोदा यंग था, उसे सजने संवरने का शौक था और उसे सारे फैशन ब्रांड्स की समझ थी। झीनियान पहली ही नजर में उससे इंप्रेस हो गई थी। वो ये तक भूल गई कि वो एक मरीज है और खुद आगे बढ़कर उसका सामान उठाने लगी। मेरे पड़ोसी चेन वेई अक्सर मुझसे कहते थे, तुम झीनियान से कहो कि वो भी कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर ले, महीने के 2-3 हज़ार भी कमाएगी तो तुम्हें थोड़ी मदद होगी। तुम अकेले कितना घिसोगे? मैं सिर हिलाकर मना कर देता, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं मेहनत कर लूंगा। चेन वेई चिढ़कर बोलते, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी जीबोदा का सामान उठा रही थी। पिछली बार जब तुम्हारा बारबेक्यू स्टॉल रास्ते में खराब हुआ था तब वो तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं आई? मैंने चेन वेई से झूठ बोला था कि मैंने उसे बुलाया ही नहीं था। सच तो ये था कि मैंने झीनियान को एक के बाद एक कई फोन किए थे, पर उसने एक भी नहीं उठाया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि जीबोदा का बर्थडे था और घर पर बड़ी सी पार्टी चल रही थी। झीनियान ने उस पार्टी में जीबोदा को 8,000 से ज्यादा का ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। जब मैं फोन कर रहा था तब उसका फोन सोफे पर रखा था
और उसके दोस्त हूटिंग कर रहे थे कि झीनियान खुद अपने हाथों से जीबोदा को वो ब्रेसलेट पहनाए। ये सब मुझे बहुत बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए पता चला था। एक बार मैंने झीनियान से कहा था, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलकर बस पैसे संभालने में मदद कर दोगी? बहुत भीड़ होने पर कुछ कस्टमर बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। तुम्हें ज्यादा देर नहीं रुकना होगा, बस रश ऑवर में मदद चाहिए। इस पर उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, कोई अपनी जानलेवा बीमारी से जूझ रही गर्लफ्रेंड को काम पर भेजता है क्या? सच में तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? पहले पैसे लिया करो, फिर खाना दिया करो, कोई नहीं भागेगा। बाद में एक रात कुछ शराबी कस्टमर्स के बीच एक लड़की ने नशे में धुत होकर पीछे से मेरी टी शर्ट उठाकर मेरी पीठ पर हाथ फेर दिया। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। जब उस लड़की का नशा उतरा तो वो मुकर गई कि वो तो बस मेरे पीछे से टिश्यू पेपर निकाल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अंकल, अपनी शक्ल देखी है? मुझसे 5 साल बड़े हो, मैं पागल हूं जो आपके साथ बदतमीजी करूंगी? तभी झीनियान वहां पहुंची। उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा था और शर्म महसूस हो रही थी। वो मुझे खींचकर घर ले आई। घर आकर जीबोदा ने भी ज्ञान दिया, झिंगचेन भाई, शायद आपको गलतफहमी हुई है। लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं होती। ऊपर से आपके बदन से हमेशा धुएं की स्मेल आती है, कोई लड़की आपको क्यों छुएगी? झीनियान ने गुस्से में मुझे बाथरूम की तरफ धकेला। जाओ, पहले ढंग से नहा कर आओ। मुझे साफ दिख रहा था कि उसका बर्ताव मेरे लिए बदल चुका है। वो अब कॉलेज के दिनों की तरह स्टैंड नहीं लेती थी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बदलते देख रहा था, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। जीवान को छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी वाकई नरक बन चुकी थी, खासकर ये जानने के बाद कि उसकी कोई सगाई नहीं हुई थी। मैं खुद को एक गुनहगार की तरह महसूस कर रहा था। जीवान ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। तुम गलत सोच रहे हो। तोंगू झिंगचेन किसी के भी बिना एक शानदार जिंदगी जी सकता है। वो कभी किसी से कम नहीं था, चाहे वो स्कूल के दिनों में दादी की मदद के लिए कबाड़ चुनने वाला झिंगचेन हो या स्टॉल लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए रात दिन एक करने वाला झिंगचेन। तुम हर रूप में बेमिसाल थे। वो शिया झीनियान ही बेवकूफ थी जिसकी किस्मत खराब थी। उसे एक दिन एहसास होगा कि उसने कितनी अनमोल चीज खो दी है। क्या सच में ऐसा था? पहली बार किसी ने मुझसे कहा था कि मैं कमाल का हूं, और वो भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने। मैंने उत्सुकता से पूछा, पर तुम जीवान से लियू रुयान कैसे बन गई? और तुम्हारा ये चेहरा? लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कहानी बहुत सिंपल है। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तब मैं छोटी थी और कोर्ट ने मुझे मेरी माँ को सौंप दिया था, इसलिए मेरा सरनेम मेरी माँ पर था। बाद में जब वो दोनों फिर से साथ आ गए तो मैं वापस लियू परिवार में आ गई और मेरा नाम बदल गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने हल्के अंदाज में अपनी एक पुरानी फोटो दिखाते हुए कहा, यह चेहरा मैंने अपनी माँ की यंग दिनों की फोटो देखकर कस्टमाइज कराया है। कई सर्जरी और ट्रीटमेंट के बाद ये ऐसा बना है। बताओ कैसी लग रही हूँ? सही है ना? चलता ही नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट है। सामने खड़ी लियू रुयान उस फोटो वाली औरत से कम 70% मैच कर रही थी। शायद यही उसका असली चेहरा था। लियू रुयान के पर्सनल शेफ के तौर पर काम करते हुए मैंने सबसे ज्यादा जो डिश बनाई थी वो थी स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स। कई दिनों तक बिना कोई चेंज किए मैंने इसे इतनी बार बनाया कि अब मैं इसमें एकदम प्रो हो चुका था। मुश्किल से आधा घंटा लगता और डिश रेडी। सच कहूं तो महीने के 1 लाख रुपए लेने में मुझे थोड़ी झिझक होती थी, खासकर तब जब वो रोज घर लौटते वक्त मेरे लिए कुछ न कुछ लाती थी। कभी महंगी घड़ी, कभी ताजे फूल, तो कभी ऑक्शन से खरीदे हुए बेशकीमती एंटिक पीसेज। अगर मैं मना करता तो वो जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा देती। लगातार आधा महीना ऐसा चलने के बाद आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने लियू रुयान से कहा, वैसे मुझे दूसरी चीजें भी बनानी आती हैं, जैसे श्रिम्प स्टीम्ड एग, रॉयल टोफू या फिर रेड स्ट्यूड हेयरटेल मछली। लियू रुयान उस वक्त स्टडी रूम में किसी फाइल को निपटाने में बिजी थी। मेरी बात सुनकर उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। अगर तुम वाकई कुछ अलग करना चाहते हो तो मेरे साथ एक बैंक्वेट में चलो। मैंने हैरान होकर अपनी तरफ उंगली उठाई। मैं? लियू रुयान ने हाँ में सिर हिलाया तो मैं तुरंत उदास होकर बोला, पर मेरा लुक वहां के लिए ठीक नहीं रहेगा। लियू रुयान सीधे खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली, किसने कहा? हर किसी का एक क्लासी साइड होता है, बस उसे निखारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लियू रुयान मुझे स्टाइलिंग के लिए ले गई, नए कपड़े दिलाए और देखते ही देखते मैं पूरी तरह बदल गया, एकदम हैंडसम और फैशनेबल। पता चला कि हम बीजिंग के जाने माने एलिट डोंग फैमिली के बड़े बुजुर्ग के 70वें बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे थे। वहां अचानक मेरी मुलाकात शिया झिनियान से हो गई। इस बार उसके साथ जीबोदा नहीं बल्कि उसका भाई शिया जिक्सुआन था। जब जिक्सुआन ने मुझे लियू रुयान का हाथ थामे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शिया झिनियान का भी यही हाल था। वो मुझे इतनी हैरत से घूर रही थी जैसे कभी मैं उसे देखता था जब शिया फैमिली उसे वापस ले जाने आई थी। पिछली बार पोल खुलने के बाद अब जिक्सुआन ने शरीफ बनने का नाटक छोड़ दिया था। उसने तंज कसते हुए कहा, रुयान दीदी, क्या आप सच में मेरे जैसे को छोड़कर इस बारबेक्यू बेचने वाले के साथ रहने वाली हैं? मैं इससे कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड रखता हूं, ये आपको दे ही क्या सकता है? लियू रुयान मुस्कुराई। तुम 24 साल के हो चुके हो ना?
आज तक खुद का 1 रुपया भी कमाया है। और रही बात स्टैंडर्ड की, तो वो क्या है? तुम्हारा खानदान। जिक्सवान का चेहरा उतर गया। अच्छे खानदान में पैदा होना भी तो एक एडवांटेज है ना? लियू रुयान ने हाँ कहा। बिल्कुल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को खुद से छोटा समझो। जिक्सवान की बोलती बंद हो गई, लेकिन शिया झिनयान ने ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, टोंग जिंगचेन, तो इसलिए तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए क्योंकि तुम्हें कोई अमीर लड़की मिल गई है? पर शायद तुम नहीं जानते, इसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। ये पहले बेहद बदसूरत थी। तुम एक बदसूरत लड़की के साथ रहना पसंद कर सकते हो, पर मेरे सामने झुकना नहीं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो मुझे किसी केयरटेकर की तरह ट्रीट नहीं करती। शिया झिनयान चौंक गई, फिर मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारी औकात बस इतनी ही है? मैंने मजबूती से सिर हिलाया। हाँ, बस इतनी ही है। शिया झिनयान गुस्से से तिलमिला उठी। ऐसा लगा मानो वो हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास ही तोड़ देगी। जिक्सवान ने बड़े घमंड से कहा, टोंग जिंगचेन, ज्यादा खुश मत हो। अगर मेरी दीदी ने आज डोंग साहब की पोती से कांटेक्ट बना लिया तो हमारी फैमिली बीजिंग की सबसे अमीर फैमिली बन जाएगी। तब हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी और तुम हमारी दीदी के जूते उठाने लायक भी नहीं रहोगे। जिक्सवान ये बातें हम दोनों को सुनाने के लिए कह रहा था, पर लियू रुयान अचानक हंस पड़ी। शिया मिंगझे के जाने के बाद अगर बिजनेस तुम दोनों बेवकूफों के हाथ में आया है तो बर्बादी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। शिनजीवान का तो गुस्से के मारे चेहरा ही बिगड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? लियू रुहान ने कंधे उचकाए। वही जो साफ साफ शब्दों में कहा। और फिर उन पर बिना ध्यान दिए वो मेरा हाथ पकड़कर सीधे बैंक्वेट हॉल के अंदर चली गई। तभी लियू रुहान को जानने वाली कुछ हाई सोसाइटी की लड़कियां उनके पास आईं और हाय हेलो करने लगीं। सबने उसे घेर लिया और बातों बातों में पूछने लगीं, मिस लियू, आपके साथ ये जो जेंटलमैन हैं, इनके साथ आपका क्या सीन है? मुझे लगा लियू रुहान भी शिया झिनयान की तरह बात को टाल देगी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और सबके सामने पूरी मैच्योरिटी से मेरा हाथ थाम लिया। ये मेरा पहला प्यार है और फिलहाल मैं इसे प्रपोज करने की कोशिश कर रही हूं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ओ माय गॉड, मिस लियू, इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसे पटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है? मैंने धीरे से उसके कान में पूछा, तुमने मुझे कब प्रपोज किया? लियू रुहान ने मुझे एक लाचार सी नजर से देखा, जैसे कह रही हो कि वो रोज जो मेरे लिए गिफ्ट्स और कीमती चीजें लाती है वो और क्या है। तभी इस ग्रैंड पार्टी के होस्ट यानी ओल्ड मिस्टर टोंग स्टेज पर आए। लियू रुहान मुझे उनके पास ले गई। तोहफा भले ही लियू रुहान ने पसंद किया था, पर उसे ओल्ड मैन के हाथों में मैंने ही दिया। मुझे देखते ही ओल्ड मिस्टर टोंग एकदम शॉक रह गए, जैसे उन्होंने कोई पुराना सपना देख लिया हो। उनके साथ खड़ी औरत भी मुझे अजीब नजरों से घूरने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मैंने सीधे ओल्ड मिस्टर टोंग की आंखों में देखा। मेरा नाम टोंग जिंगचेन है। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूं। ये सुनते ही बूढ़े टोंग का शरीर कांप उठा। तभी शिया जियुआन बीच में कूद पड़ा और चिल्लाकर बोला, टोंग दादू, आपको शायद पता नहीं है, ये एक अनाथ है जो नाइट मार्केट में कबाब बेचता था। अब लियू रुहान के दम पर खुद को बड़ा आदमी समझ रहा है। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई गोल्ड डिगर हूं। लियू रुहान तुरंत एक कदम आगे बढ़ी और ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मिस्टर टोंग, इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। जिंगचेन ने नाइट मार्केट में काम जरूर किया है, पर उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। इसमें शर्मिंदगी जैसी कोई बात नहीं है। ओल्ड मिस्टर टोंग ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया और अपने आदमी से कहकर एक पुरानी फोटो मंगवाई। वो 4-5 साल के एक छोटे बच्चे की फोटो थी। क्या तुम इसे पहचानते हो? मैं एकदम दंग रह गया। फोटो में दिख रहा बच्चा हूबहू मेरे बचपन जैसा था। मेरी दादी ने मुझे गोद लेने के बाद हर साल मेरी तस्वीरें ली थीं, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित थीं। मैं पूरा माजरा समझ गया और हैरान होकर मिस्टर टोंग को देखने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, ये मेरा छोटा पोता है जिसे सालों पहले किडनैप कर लिया गया था। हमने जमीन आसमान एक कर दिया पर वो नहीं मिला। आज तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। मैंने तुरंत अपने फोन से अपने बचपन की फोटो निकालकर उन्हें दिखाई। फोटो देखते ही ओल्ड मिस्टर टोंग के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने बेहद इमोशनल होकर मुझसे पूछा, क्या तुम डीएनए टेस्ट के लिए अपने बालों का सैंपल दोगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई है या नहीं। उन्होंने फौरन अपने असिस्टेंट को बुलाया, इसे अर्जेंट प्रोसेस के लिए भेजो। आज ये बर्थडे पार्टी हमारे परिवार के मिलन का जश्न बनेगी। वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था, खासकर शिया झिनयान, जो डर के मारे अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास इतनी तेजी से दबा रही थी कि जैसे वो अभी टूट जाएगा। काफी देर के बाद ओल्ड मिस्टर टोंग के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उनके असिस्टेंट की बेहद एक्साइटेड आवाज आई, सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर टोंग जिंगचेन और छोटे टोंग साहब का ब्लड रिलेशन 99.9% मैच हो गया है। ये सुनते ही ओल्ड मिस्टर टोंग के हाथ से फोन छूटकर सीधे जमीन पर गिर गया। उनके पास खड़ी औरत तुरंत भागकर आई और मुझे गले लगाते हुए रोने लगी। मेरे भाई। शिया जियुआन का चेहरा सफेद पड़ गया।
ये कैसे हो सकता है? एक कबाब बेचने वाला टोंग फैमिली का खोया हुआ बेटा कैसे हो सकता है? दीदी कुछ बोलो, अब हम क्या करें? शिया झिनयान के हाथ का वाइन ग्लास चकनाचूर हो गया और कांच के टुकड़े चुभने से उसके हाथ से खून बहने लगा। टोंग फैमिली ने मेरे स्वागत में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा और दुनिया के सामने लियू रूहान के साथ मेरी सगाई का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन सगाई की ठीक एक रात पहले शिया झिनयान ने मुझे किडनैप कर लिया और शिया कॉरपोरेशन की बिल्डिंग की छत पर ले गई। उसने मेरी आंखों की पट्टी हटाई, मेरे पैरों के पास बैठकर पागलों की तरह मेरी तरफ देखने लगी। जिंगचेन, लियू रूहान से शादी मत करो। उसे तुम्हारी असली पहचान पहले से पता थी। वो सिर्फ टोंग फैमिली के स्टेटस और बिजनेस का फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए उसने तुमसे शादी का नाटक किया, वरना वो तुम्हें उस पार्टी में क्यों ले जाती? उसने जानबूझकर तुम्हें ओल्ड मिस्टर टोंग के सामने किया। मैं मुस्कुराया। अगर मेरी पहचान से उसे फायदा होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मैं तुम्हें रानी बनाकर रखने को तैयार था। शिया झिनयान बिल्कुल सुन्न रह गई। कुछ देर बाद वो हैरान होकर बोली, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्यार मतलबी है? मैंने पलटकर पूछा, जब तुमने कॉलेज में मुझे प्रपोज किया था तब क्या तुम्हारा कोई मतलब नहीं था? उस 30 लाख के मुआवजे के लिए तुम्हें लगा था कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी तमाम चालाकियों के बाद भी मैंने उस पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। शिया झिनयान वहीं फर्श पर बैठ गई और तभी लियू रूहान पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई। असल में शिया मिंगजे की मौत के बाद उसकी मां को पता था कि ओल्ड मैन शिया झिनयान को वापस बुला लेंगे। वो अपनी पूरी जिंदगी की जायदाद एक नाजायज बेटी के हाथ में नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से कंपनी के सारे शेयर बेच दिए, पैसे ठिकाने लगाए और विदेश भाग गई। शिया जियुआन इतना बेवकूफ था कि उसे भनक तक नहीं लगी। उसकी मां उसे साथ ले जाना चाहती थी, पर उसे लगा कि शिया फैमिली के पास अभी भी अरबों की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो विदेश जाकर स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। अब शिया कॉरपोरेशन सिर्फ एक खाली डिब्बा रह गया था। जब शिया झिनयान वापस आई तो ओल्ड मैन को उम्मीद थी कि वो कंपनी को संभालेगी, पर उसने कॉलेज के बाद कभी काम ही नहीं किया था, इसलिए उसने टोंग फैमिली में शादी करने का मास्टर प्लान बनाया। लेकिन मेरी असली पहचान सामने आते ही उसका ये सपना भी टूट गया। अपनी हार बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने मुझे किडनैप किया ताकि वो मेरे सामने लियू रूहान का पर्दाफाश करके मुझे वापस पा सके। पर मेरी बातों ने उस पर बिजली गिरा दी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किसी से इतनी बेपनाह मोहब्बत कर सकता हूं। तभी उसे धुंधला सा याद आया कि एक वक्त था जब मैंने उसे भी इसी तरह टूटकर चाहा था, और आज वो शिया फैमिली को संवारने की कामयाबी से बस एक कदम दूर रह गई थी। पछतावे के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज खो दी है। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो वो रोते हुए बस यही कह रही थी, जिंगचेन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। असल में उसने उस चमकते सितारे को खो दिया था जिसने उसके बचपन के अंधेरे को रोशन किया था। लियू रूहान ने नीचे बैठकर मेरे बंधी रस्सियां खोली और प्यार से मेरे चेहरे को सहलाया। जिंगचेन, मैं समझा सकती हूं, मुझे शुरू से तुम्हारी पहचान नहीं पता थी। जब तुमने मुझे बताया कि दादी के जाने के बाद तुम अकेले रह गए हो, तब मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगी। पार्टी से 1 घंटे पहले जब तुम स्टडी रूम में आए तो मेरे हाथ में तुम्हारी ही डिटेल्स थीं। मैंने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक हंसता खेलता परिवार देने के लिए किया था। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके माथे को चूमा। मुझे पता है, मुझे सब पता है। अगर उसे सिर्फ बिजनेस डील करनी होती तो मेरे जाने के बाद वो शिया जियुआन से शादी कर लेती, क्योंकि तब शिया फैमिली अपने पीक पर थी। मैंने शिया झिनयान से वो सब बातें सिर्फ उसका दिल तोड़ने के लिए कहीं, ताकि उसने जो मुझे सरेआम एक वार्ड बॉय कहा था उसका पछतावा उसे जिंदगी भर तड़पाता रहे। अब वो जब भी किसी नए मर्द से मिलेगी वो अनजाने में उसकी तुलना मुझसे करेगी, और अगर उस इंसान ने उसे मेरी तरह बेइंतहा प्यार नहीं दिया तो वो घुट घुट कर जिएगी। उसकी जिंदगी अब कभी खुशहाल नहीं हो पाएगी, और मेरे और उसके बीच के सारे हिसाब किताब अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। शादी वाले दिन मैं अपना कस्टमाइज्ड सूट पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने बढ़ा। रेड कारपेट के दूसरे छोर पर सफेद शादी के जोड़े में लियू रूहान आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मेरा इंतजार कर रही थी। उसी वक्त कोर्ट से शिया झिनयान का फैसला भी आ गया। किडनैपिंग के जुर्म में उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। चर्च की घंटियां और कोर्ट का हथौड़ा एक साथ गूंजे। अब से मैं उजाले की ओर बढ़ रहा था और वो हमेशा के लिए अंधेरे में खो चुकी थी।